गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम आज आपके सामने आपके कोर ग्रुप टीचर सरोज कुमारी गौर आपके लिए एक कोर्स जो कि रूसो के सिद्धांत पर आधारित है वो हम लेकर आए हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि रूसो का दर्शन शिक्षा पे कैसा था, उनका प्रभाव कैसा था, वो बच्चों के जो शिक्षा दर्शन की बात करते हैं उनका स्वरूप कैसा था। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रूसो के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत के विषय में बताया जा रहा है, जो आपको आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज शिक्षा में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूसो के थोड़ा सा बताया गया है कि रूसो एक प्रकृतिवादी थे। उनको प्रकृतिवादी क्यों कहा जाता है, कि उनका विचार क्या था प्रकृति को लेकर, इस सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा कि प्रकृतिवादी इस कारण कहा जाता है कि उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि सरलता सादा जीवन ही प्रकृति के निकट होता है और सबसे उत्तम जीवन ही है। इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से उत्तम होते हैं। बिल्कुल सही बच्चों। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आपका लॉकडाउन कितने दिनों से चल रहा है और आप इससे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है। अगर हम सादा जीवन जिए और प्रकृति के अनुसार चलें तो आज हमें ये जो विपदा हमारे पास आई है उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते थे। रूसो का शिक्षा के प्रति जो दृष्टिकोण है उस पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि रूसो ने औपचारिक शिक्षा का विरोध किया है। औपचारिक शिक्षा वह है जैसे कि हम कॉलेज स्कूल और एक समय सीमा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार में बंद कर जब हम जो शिक्षा लेते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा के विषय में आपको क्लास में विस्तार से बताया गया है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो रूसो इसके विरोधी है। कहा है कि सच्ची शिक्षा वही है जो काल की मूल प्रकृति का विकास करे। रूसो अपनी पुस्तक एमिल के प्रथम वाक्य में ही अपना मूल सिद्धांत हमारे समझ रख देते हैं। उन्होंने कहा है कि विधाता प्रत्येक वस्तु को सदा अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे दूषित कर देता है। बिल्कुल सही बच्चे। आप देखेंगे तो आपके सामने ये जो लॉकडाउन है इसे पूरी तरीके से सत्य साबित करता है कि विधाता हर चीज़, जब विधाता के हाथ में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें वो दूषित चीज़ नहीं होती है, या हम जब पैदा होते हैं तो समान एक स्थिति में पैदा होते हैं, कभी भी हम दूषित पैदा नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य के हाथ में आते हैं, जब हमारा पालन पोषण होता है, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं वातावरण का, वंशानुक्रम और हमारे आसपास की चीज़ों का, तो हम दूषित हो जाते हैं। हमारी मानसिकता भी वैसे विकसित हो जाती है। यही बात यहाँ पर रूसो भी कह रहे हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्य को मुंह मोड़ लेते हैं। और एमिल जो कि इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें एक ऐसे बच्चे की बात कही गई है जिसमें उनका विकास कैसे होना चाहिए, बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनका सारा कुछ इस एमिल बुक में बताया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं नेट पे। उसके आगे रूसो कहते हैं, रूसो यहाँ पर उनका सेकंड वाक्य है। रूसो क्या कह रहे हैं? बालक को प्रारंभ में शिक्षा उसके मस्तिष्क को ज्ञान से भरने के रूप में कदापि नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा का समय बाल्यकाल नहीं है। उस समय तो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा ही सबसे उत्तम शिक्षा है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रूसो स्पष्ट कह रहा है, साफ कह रहा है कि हम जो शिक्षा देते हैं वो मस्तिष्क को ज्ञान से भर देता है और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हमारी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें बच्चों के पाठ्यक्रम ऐसे निर्धारित किए जाते हैं उसको कि उनके ज्ञान, उनके मस्तिष्क को बस ज्ञान से भर दिया जाए। उन्हें कोई भी चीज़ खेल खेल में ना सिखाया जाए, या जो भी ऐसी गतिविधियां हैं वो उसका कहीं न कहीं हमारे शिक्षा पद्धति में इसका पूर्ण रूप से अभाव है। अब रूसो के अनुसार अगर विकास की अवस्थाओं की बात करें तो रूसो ने यहाँ विकास की 4 अवस्थाओं के विषय में बताया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहली अवस्था है शैशव अवस्था। यह अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालकों का पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई है। यहाँ पर रूसो ने बालकों के पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई है। इस अवस्था में जो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है, रूसो ने कहा है कि इस अवस्था में बच्चों को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वह वातावरण के अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसी उसकी स्वतंत्रता होगी बच्चे की, वैसी उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि बच्चे के ज्ञान पर कोई भी पुस्तकीय
बोझ डालना चाहिए। अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर बाल्यकाल कहा गया है। यह अवस्था 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती रहती है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। पुस्तरा सीखने में ज्ञानेंद्रिय शिक्षित नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी सारी मस्तिष्क क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होती है। आप यहाँ सोचेंगे कि रूसो ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। रूसो का मानना है कि ज्ञानेंद्रियां जो हम देखकर, सुनकर, समझकर, जो हम कार्य अपने हाथों से करते हैं, जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्रशिक्षित होनी चाहिए। यहाँ पे रूसो ने कहा है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह एक तरीके से जंगली बच्चे हम कह सकते हैं। रूसो ने जंगली प्रवृत्ति के बच्चों कहा है। जैसे बच्चे जंगल में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उन्हें पुस्तकीय ज्ञान जो आदर्शवादी होती है ये बातें इन्हें नहीं समझ में आती है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है बच्चों जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होना चाहिए, ना कि पुस्तकीय होना चाहिए। अब हम तीसरी अवस्था की बात करें बच्चों, तो कैशोर अवस्था यानी बेबीहुड की यहाँ पर बात कही गई है। यह अवस्था 12 से 15 वर्ष तक की होती है। कैशोर काल में शिक्षा देते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि शिक्षा इस प्रकार दी जाए जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास हो सके। हमने आपको पहले ही बताया था क्लास में कि हमारी पर्सनालिटी किस किस प्रकार की होती है। कहते हैं कैसे हम इंट्रोवर्ड होते हैं, कैसे हम एक्सट्रोवर्ड होते हैं। हमने कई तरह के पर्सनालिटी के बारे में बताया था। तो रूसो यही यहाँ पे कहता है कि बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अंतिम अवस्था की बात कही गई है बच्चों, तो यहाँ अंतिम अवस्था युवा अवस्था है, एडल्टहुड जिसको हम बोलते हैं। यह अवस्था 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक बना रहता है। बालक का आदर्श इत्यादि को समझने का काल है। यही काल सच्ची शिक्षा का समय है। अगर अब हम यहाँ पे बात करें तो बच्चा यहाँ युवा हो चुका है एक। तो यहाँ पर अब रूसो कहता है कि बच्चों को आदर्शवादी शिक्षा देनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे कार्य सिखाने चाहिए जैसे जो बच्चे आदर्श सीख सकें और एक अपना विकास कर सकें। अगर हम रूसो की शिक्षा पद्धति का स्वरूप जानते हैं तो रूसो की शिक्षा पद्धति क्रिया द्वारा सीखने के पद्धति या सिद्धांत को अपनाता है। जैसे बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर करके सीखने के सिद्धांत को रूसो ने हमेशा माना है और बताया है कि बच्चे कैसे करके सीखते हैं। तो ये जो चारों अवस्थाओं आपको बताई गई हैं, इन अवस्थाओं में अलग अलग शिक्षा देने की बात कही गई है। किसी अवस्था में बालक को स्वतंत्र छोड़ने की बात कही गई है, तो किसी अवस्था में ज्ञानेंद्रियों शिक्षा देने की बात कही गई है, तो किसी अवस्था में व्यक्तित्व के विकास की बात कही गई है और अंत में आदर्श की बात कही गई है। तो कैसे एक क्रम से शिक्षा देनी चाहिए, हर अवस्था का अपना एक स्वरूप है और अपने शिक्षा का एक उद्देश्य है। अंत में देखेंगे शिक्षा पद्धति क्या है, स्वरूप क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रूसो ने रॉबिन्सन क्रूसो नामक पुस्तक के यहाँ उन्होंने कहा है कि इन्होंने पुस्तकों का विरोध किया, लेकिन रूसो एक बात बोलते हैं कि हमें बच्चों को रॉबिन्सन क्रूसो नामक पुस्तक को छोड़कर सब पुस्तकों को बालकों के लिए हानिप्रद माना गया है। रूसो ने रॉबिन्सन क्रूसो जो पुस्तक है उसको उन्होंने पढ़ाने की बात कही गई है। अगर बच्चे आप रॉबिन्सन क्रूसो को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्टोरी इसमें है, मैंने इसे पढ़ रखा है और इसमें जाना है कि कैसे बच्चे ये चारों अवस्थाओं से गुजर कर अपना आदर्श खुद निर्धारित करते हैं। कैसे बच्चे करके सीखने का सिद्धांत इस पुस्तक में बहुत अच्छे से एक कहानी के माध्यम से बताया गया। अगर इसे आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो जानेंगे कि रूसो क्या कहना चाहता है, रूसो वास्तविक शिक्षा क्या होती है वो इस पुस्तक के विषय में बताया गया है। तो इसे आप जरूर पढ़िएगा, वो एक कहानी के माध्यम से इसमें बताया जा रहा है। और रूसो ने यहाँ पर भी कहा है कि रूसो निरीक्षण, अनुभव तथा अन्वेषण द्वारा बालक की शिक्षा देने पर विशेष बल देता है कि इस पुस्तक में ये सारी बातें का समायोजन हुआ है कि कैसे बच्चे निरीक्षण करते हैं, कैसे अनुभव प्राप्त करते हैं और कैसे खोज के माध्यम से शिक्षा स्वयं प्राप्त करते हैं। तो इसमें पूरी बातें कही गई हैं कि रूसो का सिद्धांत या रूसो की जो शिक्षा व्यवस्था है या जो रूसो प्रकृतिवादी है कैसे आप उसको जान सकते हैं। लास्ट में आप देखेंगे या नोट के तौर पे मैंने रूसो जो पुस्तक है उसके लेखक डैनियल डिफो हैं जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक में पूरी खोज विधि को ध्यान में रखा गया है। तो इसलिए आप इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा और देखिएगा
कि कैसे हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज आप देखिए अपने घरों में कैद हो चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मानव द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार है। तो हमें अपने प्रकृति को कैसे बचाना चाहिए, कैसे उसे सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे वहाँ पर सारे कार्य करने चाहिए, ये भी आपको जानना चाहिए और उस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि कैसे हम बालक को सिखा सकते हैं। धन्यवाद।